अब हम विचार करते हैं यहाँ से। तो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी किसके द्वारा प्रपोज किया गया? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रपोज किया गया। अब ये प्रपोज कैसे किया गया? ग्रेविटी हम बाद में जानेंगे ग्रेविटी होती क्या है, लेकिन प्रपोज कैसे किया गया? तो न्यूटन के बारे में एक छोटी सी घटना है, एक छोटी सी कहानी है, और वो क्या है कि सर आइजैक न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब का पेड़ था, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक जो सेब था वो उनके ऊपर गिरा। तो क्योंकि उनका जो दिमाग था न्यूटन का वो बहुत ही साइंटिफिक ब्रेन वाले थे और वो कोई भी फिनोमेनन देखते थे नेचर की, उसके बारे में सोचते थे कि आखिर ये फिनोमेनन हो क्यों रही है, ऐसा हो क्यों रहा है। हालांकि सेब का गिरना कोई पहली बार नहीं हुआ था। इनफाइनाइट टाइम से, जब से अर्थ ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, तब से ना जाने ये घटनाएं कितनी बार हो चुकी हैं। और इनफाइनाइट लोगों ने इन घटनाओं को, इन फिनोमेनन्स को देखा होगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि आखिर ये घटना हो क्यों रही है। लेकिन इस घटना को किसने बताया? न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने उसके बारे में सोचा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने पाया कि हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो जिस फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स यानी जिस फोर्स के द्वारा जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट कर रही हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है। और जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसको बोला जाता है ग्रेविटी। यानी जिसके द्वारा एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है उस पावर को क्या बोला जाता है? ग्रेविटी बोला जाता है। तो जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशन टर्म है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रपोज किया गया और एक छोटी सी फिनोमेनन के माध्यम से प्रपोज किया गया। अब सर आइजैक न्यूटन ने इसको समझाने के लिए एक लॉ प्रपोज किया जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? तो ये देखो, जैसे मान लीजिए ये है आपका एक सेलेस्टियल बॉडीज है, इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल M, और ये दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है जिसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल m। ठीक है। यानी एक तो हमने क्या मान लिया? एक सेलेस्टियल बॉडीज है जिसका मास क्या है? कैपिटल M है, और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है जिसका मास क्या है? स्मॉल m। और लाइक फॉर एग्जांपल पर बात करते हैं कि ये मान लीजिए अर्थ है, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे इसके ऊपर। ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है। ये मून है, ये मून है और ये अर्थ। मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप r के माध्यम से भी शो कर सकते हैं या d के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है? F। F क्या है? फोर्स। ग्रेविटेशन जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? F। तो न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन ये कहते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज, the gravitation force between two celestial bodies is directly proportional of their masses, such as F is directly proportional m1 to m और small m। या इसको आप m1 m2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप एक को m1 मान लो, दूसरे को क्या मान लोगे? m2 मान सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो पहली चीज उन्होंने क्या बताई कि फोर्स, कौन सा फोर्स? जो दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में लग रहा है। दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उनके जो मास हैं उनका कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना मास ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, और जितना मास कम होगा उतना फोर्स कम होगा। ठीक है। तो पहली चीज तो उन्होंने क्या बताई? ये बताई। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड जो बात उन्होंने बताई कि the force between two celestial bodies is inversely proportional of their distance, the square of inversely proportional of their distance। ये बताया कि दो पिंडों के बीच में, ये दोनों क्या है, पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहा जाता है, पिंड कहते हैं। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं the force between two celestial bodies is inversely proportional of square of their distance। तो इसे हम लिख सकते हैं F is inversely proportional 1/t²। ये रूल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे सॉल्व करेगा, बहुत काम देगा ये। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चल रहा है। ये क्या है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, ग्रेविटी की डेफिनेशन के बाद ये आ जाता है। तो ये क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सेकंड उन्होंने क्या बताया कि दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं या दो पिंड हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मींस क्या होगा। अच्छा ये बताओ कि अगर दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो दूर दूर ज्यादा होंगी तब फोर्स ज्यादा होगा या पास होंगी तब फोर्स ज्यादा होगा, है? जब दूर होंगी तब फोर्स कम होगा, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और इसको कम करोगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t²। अब हम क्या करते हैं कि कंबाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/t²। ये भी तो हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/t²। अब जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, जैसे ही इस सिंबल हटाया हमने तो ये आ जाएगा F इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन यहाँ आ जाएगा ये कांस्टेंट G और ये आ जाएगा t²। ये है लॉ। F इक्वल टू G इंटू m अपॉन t²। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका इक्वेशन है, यहाँ G क्या है, G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर वैसे तो इसकी वैल्यू फिक्स है तो आपको याद हो जाएगी, अगर याद नहीं होती है तो दी जाती है तो आप न्यूमेरिकल का जो उपयोग है उसको कर सकते हैं। इसको निकालना है, अगर आपको G निकालना है तो G को आप कैसे निकालोगे, ये आपके पास फॉर्मूला है F इक्वल टू G इंटू m/t²। अगर आपको क्या निकालना है, G ये निकालना है, क्या G निकालना है, तो G को आप कैसे निकालोगे, G इंटू m/f इंटू t²। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, f d² अपॉन कैपिटल F और स्मॉल। इस तरीके से आप G का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और G ये क्या है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है कि ये यूनिवर्स के अंदर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने भी पिंड हैं, उन सब के ऊपर ये लागू होता है। इसकी वैल्यू चाहे आप जुपिटर पे जाओगे तो वहां भी फिक्स है, चाहे आप मार्स के ऊपर जाओगे तो वहां भी फिक्स है, चाहे वीनस पे जाओ वहां भी फिक्स है, अर्थ पे रहो तो वहां भी फिक्स है। लेकिन इसके साथ में एक और टर्म आएगा, ये वाला आएगा, ये कैपिटल G है और ये कौन सा आएगा, स्मॉल g आएगा। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यू अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी और मार्स पे अलग होगी, जुपिटर पे अलग होगी। अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज पर इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट होगी।
अलग अलग होगी, किसकी, जी की। और ये जी बताएगा वेट, यानी आगे अपन पढ़ेंगे वेट क्या होता है, मास क्या होता है। वेट और मास में डिफरेंस कैसे अपन निकाल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो वेट और मास में जो डिफरेंस बताएगा वो हमारा कौन बताएगा, जी बताएगा, और जी की भी वैल्यू अपन लिखेंगे। तो ये पहली चीज तुम्हारे सामने लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटी के बाद जस्ट बाद यही आता है। ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रपोज किया गया। क्या है नियम, रूल क्या है कि दो पिंडों के बीच में, दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, यानी उनका जो मास है उसका कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लिखिए हमने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m into m इक्वल, और दूसरा क्या है कि उनके बीच की डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली, उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने इसको कंबाइन किया और ये निकल करके हमारे पास है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये आ गया। ठीक है,